जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा से आप सबके लिए वीडियोस बना के। तो देखो भाई, सीयूईटी की तैयारी करनी है, हाँ जी बिल्कुल करनी है ना। कैसे करनी है, ध्यान से मेरी बात सुनते हैं। जिन बच्चों ने कोर्सेज में एनरोल नहीं कर रखा है, वो जो यूट्यूब से पढ़ने वाले हैं उनको भी तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। देखो सर अगर हम बात करते हैं सीयूईटी की, हाँ आपको पता है इसमें कुछ नए चैप्टर्स आए हैं, बिल्कुल आए हैं, राइट। अब कुछ पुराने चैप्टर्स हैं, बहुत सारे पुराने चैप्टर्स हैं, कुछ नए चैप्टर्स हैं, हाँ। तो हम पुराने चैप्टर से शुरू करें या नए वाले से, ऐसा मैंने बहुत बार सोचा। और मुझे लगता है सर हमको शुरू करना चाहिए आज एनपीओ से। उसका एक रीज़न है, क्यों? क्योंकि पुराने चैप्टर्स आपने अभी पढ़े हैं ना यार, एक हफ्ता पहले। अगर मैं पार्टनरशिप फंडामेंटल से शुरू करा दूंगा, आपको आता ही है, अभी तो पढ़ा है, ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ है ना। तो वो ज़्यादा वैल्यू एडिशन आपके लिए नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं आपको एनपीओ शुरू करवाता हूँ, जो चैप्टर आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो आई गेस आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा कि हाँ कुछ नया पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप फंडामेंटल, शेयर्स, डिवेंचर्स, कैश फ्लो बहुत पढ़ लिया। करवाऊंगा ऑफ कोर्स, उनको भी करवाऊंगा। पहले एक नया टॉपिक करते हैं, फिर पुराने चैप्टर्स करेंगे, फिर एक नया टॉपिक, फिर पुराने चैप्टर्स, ऐसे करके चलेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अब जो नए चैप्टर्स हैं उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको यूट्यूब पे करवाने वाला हूँ सर। जैसे कि अगर मैं एनपीओ की बात करता हूँ सर, जो एनपीओ की थ्योरी है, अरे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अब हर चैप्टर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यूज कहीं से भी बन सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर का सीयूईटी का क्वेश्चन पेपर देखा है, राइट, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत डायरेक्ट एमसीक्यूज बने हुए आपके थ्योरी में से। हाँ, अब क्योंकि बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं यार, है ना। 60 ही मिनट है, कैसे करेंगे, बात तो सही है, राइट। थ्योरी, हाँ जी बिल्कुल। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन, हाँ जी बिल्कुल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद एक टॉपिक आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगेन बहुत ही आसान टॉपिक, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, करवा दूंगा मैं, ठीक है सर। और एक टॉपिक और आता है जिसका नाम होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछली बार इन्हीं टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चंस बने और इन्हीं टॉपिक में से बन सकते हैं आपके एमक्यू में। मोटे मोटे ये 4 ही टॉपिक है, हाँ जी बिल्कुल। तो ये चारों मैं आपको कवर करवाऊंगा, एक एक वीडियो में चारों के चारों कवर कर लेंगे। जैसे आज की वीडियो में हम क्या करेंगे सर, आज की वीडियो में जो थ्योरी है एनपीओ की, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी का मतलब क्या है सर, थ्योरी का मतलब है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, है ना। चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मैं आज आपको कवर करवा दूंगा। कल सब्सक्रिप्शन कर लेंगे, या तो मैं एक दिन में 2 वीडियो डाल दूंगा, तो 1-2 दिन में सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे सर। उसके बाद जितने भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं सर, उनकी हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट्स मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, आराम से फटाफट से एक एक करके देख लेना। उसके बाद जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सबकी करेंगे हम लाइव प्रैक्टिस। हाँ, अब ध्यान से मेरी बात सुनना सर, क्या हमको टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस करने हैं, डीके गोयल के क्वेश्चंस करने हैं? नहीं रहे, तैयारी में थोड़ा सा चेंज करना है ना। अगर आप टीएस ग्रेवाल के लंबे वाले क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस करने बैठ जाओगे, होंगे ही नहीं, करने भी नहीं है, नहीं अभी नहीं करने हैं, राइट। एनपीओ के तो बिल्कुल नहीं करने, नहीं। जो मैं आपको करवाऊंगा, ट्रस्ट में, उतना कर लोगे आपके एनपीओ के सारे एमसीक्यूज बन जाएंगे, उतना कर लेना बस, ठीक है। अभी ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। करना चाहो, आपको समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस के लिए करनी है, कर लो। लेकिन सर जितना सफिशियंट होगा, जितना आपका लिए इनफ होगा, उतना ही करेंगे, बहुत रहेगा। तो आज हम शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू करते हैं सर, किससे? आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से, हाँ जी बिल्कुल सर, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसको शुरू करेंगे। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो देखो, हाँ जी, तो सबसे पहले भाई एनपीओ क्या होता है, देखो सिंपल सा, फटाफट समझते हैं। एनपीओ का मतलब है कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वाह सर वाह। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा मैकेनिज्म जो काम कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं सर। बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। अगर कंपनीज की बात करते हैं तो कंपनीज में क्या था, पैसा कमाओ, अपने शेयर होल्डर्स में बांटो। पार्टनरशिप में क्या था, पैसा कमाओ, पार्टनर्स में बांटो। सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसा कमाओ, अपनी जेब में डालो, यही होता था। एनपीओ में ऐसा नहीं है सर। एनपीओ में अच्छे लोग होते हैं जो क्या कहते हैं कि बिजनेस नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाने, हमको क्या करनी है, समाज सेवा करनी है। तो सर ये कौन लोग होते हैं, कुछ वॉलंटियर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेंबर्स। यहाँ पे कोई ओनर्स नहीं होते सर। एनपीओ क्या है, एनपीओ मान लो मैं और आप मिलकर अगर क्या करना चाहते हैं, कुछ एक अच्छा काम करना चाहते हैं, सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, तो हमने जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है उसको बोल देते हैं एनपीओ, राइट। एनपीओ ऑफ कोर्स सर एक लीगल एंटिटी होती है, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, राइट। सेक्शन 8 के अंदर सर, एक सेक्शन 8 है, बिल्कुल है, सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 का, हाँ,
उसके अंदर सर इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, बहुत कुछ होता है, ये लॉ की बातें हैं, ये हमारी बातें नहीं है। अच्छा ठीक है राइट, तो इसमें क्या है, आप प्रॉपर इसको रजिस्टर करवाओगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर वो एंटिटी है। बिल्कुल, इसमें कौन होते हैं, ओनर्स नहीं होते हैं, कौन होते हैं सर, मेंबर्स होते हैं। और मेंबर्स मतलब वॉलंटियर्स एक तरीके से, जो चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें। हाँ सर, एनपीओ कोई भी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो आपके स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, उनका भी काम क्या है, उनका काम है सर सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने स्टूडेंट्स को। हाँ, तो एक तरीके से क्या हो गया, एनपीओ हो गया। कुछ हॉस्पिटल्स हो गए। स्पोर्ट्स क्लब का एग्जांपल लेते हैं, जैसे सर मेरे यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब है, वहां पे क्या होता है, स्पोर्ट्स क्लब में बेसिकली क्या होगा कि अगर आपको वहां पे जाके खेलना है, फिटनेस के लिए कुछ करना है, हाँ वहां पे जाके आप उस एनपीओ के मेंबर बन जाओ और वहां की आप सर्विसेज अवेल कर सकते हो। तो एनपीओ क्या करता है, या तो अपने ही मेंबर्स को सर्विसेज दे रहा है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब की बात करें, स्पोर्ट्स क्लब में क्या हो रहा है, जो उस स्पोर्ट्स क्लब का मेंबर होता है उसको सर्विसेज मिल रही है। अच्छा ठीक है, या फिर सोसाइटी एज ए जनरल को सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैंने यहाँ पे फुट लगा रखी है, ईशा फाउंडेशन जो सदगुरु जी का है, वो भी क्या कर रहे हैं, एक तरीके का एनपीओ है जो सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, राइट। आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसे बहुत सारे एनपीओ हैं। तो यहाँ पे सर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, ठीक है सर, इनका जो इंटेंशन है, नॉट विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट्स। एनपीओ का इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, नहीं, रेंडर्स सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स और टू द जनरल पब्लिक। या तो अपने ही मेंबर्स को दे रहे हैं सर्विसेज, जैसे मैंने स्पोर्ट्स क्लब की बात करी है, हाँ जी, लाइब्रेरी की अगर आप बात कर लो तो ये सब एनपीओज हैं कि भाई प्रॉफिट नहीं कमाना है, आप चाहते हो बुक्स पढ़ना, आप जाके वहां पे पढ़ सकते हो, आपको बस वहां पे क्या बनना है, उसका मेंबर बनना होता है। अब मेंबर बनने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं, वो सब बातें बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेन पर्पस क्या है, सोशल वेलफेयर। हाँ जी सर, सोशल वेलफेयर, ये बात समझ में आती है, हाँ जी बिल्कुल। इसके बाद सर एक क्वेश्चन बनता है, आपके पास बन सकता है असर्शन रीजन में, तो क्या एनपीओ जो है वो बिजनेस कर ही नहीं सकती, सर क्या एनपीओ पैसा कमा ही नहीं सकती? नहीं, ऐसा नहीं बोला गया सर, हमने ये बोला कि उनका इंटेंशन पैसे कमाने का नहीं है। सर पैसा कमा सकती है, हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने ईशा फाउंडेशन का एग्जांपल लिया, हाँ इनकी एक प्रॉपर वेबसाइट है सर, जहां पे ये बहुत सारा सामान बेचते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है, हाँ बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर कोई एनपीओ बिजनेस कर भी रहा है, अगर आपके स्कूल की बात भी कर लेते हैं सर, अगर वो पैसा कमा भी रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो पैसा कमाया गया है वो किसी की जेब में नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनर्स नहीं है, ओनर थोड़ी है यहाँ पे कोई, जैसे कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, प्रोप्राइटरशिप होती है, यहाँ पे कोई ओनर नहीं है, किसी की जेब में वो पैसा नहीं जाएगा। तो अगर आप पैसे कमा भी रहे हो तो किसको दिए जाएंगे सर, वो बेसिकली दिए जाएंगे सर्विसेज के लिए ही, मतलब सर्विसेज के लिए ही यूज करेंगे, समाज सेवा के लिए ही यूज करेंगे, हाँ जी बिल्कुल, सोशल वेलफेयर के लिए यूज करोगे, किसी का पर्सनल प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होता है। तो वो बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस से कमाने वाला पैसा किसी की जेब में नहीं जाएगा, सोशल वेलफेयर के लिए यूज होगा। देखो ध्यान से सर, दे मे ऑल्सो undertake any commercial business activity to earn profit and such profit is used only for serving the main purpose। किसी के मेंबर्स के या किसी के भी जेब में पैसा नहीं जाता, ये ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अच्छा ठीक है सर, अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ की, वेरी इंपॉर्टेंट, मेन एम क्या है, सर्विस देना, ये हमने पढ़ लिया। सेपरेट एंटिटी, हाँ जी बिल्कुल सर, एनपीओ और उसके मेंबर्स क्या होते हैं, सेपरेट एंटिटी होते हैं। क्यों सर? क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कंपनी की, कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स क्या होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्यों है? क्योंकि उनके शेयर होल्डर से जाने से, शेयर होल्डर, किसी भी शेयर होल्डर के जाने से कंपनी बंद नहीं होती है। जैसे आपने पढ़ा था, शेयर होल्डर्स में कम, मे गो, द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, परपेचुअल सक्सेशन। हाँ, तो शेयर होल्डर के जाने आने से या उसके करने से कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, वो दोनों एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सिमिलरली एनपीओ में भी ऐसा ही है कि उसके मेंबर्स जो हैं सर वो सेपरेट है, एनपीओ अलग है, राइट। दोनों को मिक्स नहीं करना, नहीं सर, मेंबर्स आते जाते रहेंगे, एनपीओ इंटैक्ट रहेगा। आपको अकाउंटिंग किसकी करनी होती है, एनपीओ की करनी होती है, उसके मेंबर्स की नहीं करनी होती। बिल्कुल सही, ठीक है। मैनेजमेंट, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हैं, हाँ, लेकिन आपको क्या चाहिए, एक हायरार्की तो चाहिए सर, एक टॉप पे कुछ बंदे चाहिए जो क्या कर सके, जो गाइड कर सके, क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो मेंबर्स होते हैं वही कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, जिनको हम बेसिकली यहाँ पे ट्रस्टीज बोल रहे हैं सर, ट्रस्टीज। हाँ, एनपीओ को मैनेज करने के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एनपीओ जो है वो सही काम कर रही है, कोई भी बंदा फ्रॉड नहीं कर रहा है, पैसे बेसिकली गलत तरीके से नहीं कमा रहा है, वो सब चीजें है ना, कि जो भी पैसा कमाया जा रहा है वो सोशल वेलफेयर के लिए यूज हो रहा है। तो ये सब इंश्योर करने के लिए कुछ लोगों का होना जरूरी है, और वो लोग जो है कौन इलेक्ट करेगा, मेंबर्स ही इलेक्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, अब इनकी मेन इनकम क्या होती है सर? देखो सबसे पहले जो मेन इनकम होती है वो होती है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब जैसे मैंने आपको स्पोर्ट्स क्लब का एग्जांपल दिया, हाँ, अब मान लो एक स्पोर्ट्स क्लब बन गया, ठीक है, अब अगर आपको उसकी सर्विसेज लेनी है तो आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली हर महीने कुछ पैसे देने पड़ेंगे, या तो एनुअली देने पड़ेंगे या फिर क्वार्टरली, मंथली, जो भी है, हाँ,
उस एनपीओ का मेंबर बने रहने के लिए। हाँ या ना, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सिमिलरली लाइब्रेरी के अंदर भी आपको क्या करना होता है सर, कुछ फीस देनी होती है। यस सर, बिल्कुल देनी होती है। वो भी मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, ईयरली हो सकती है, राइट। तो जो मेंबर्स हैं, अब मैं अगर स्पोर्ट्स क्लब का मेंबर हूं, हाँ, तो मेंबर्स को ही रेगुलरली क्या करना होता है, कुछ पैसे देने होते हैं, बिल्कुल देने होते हैं। ये बात समझ में आती है सर। डोनेशन, एनपीओ है ना, अच्छा काम कर रही है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डोनेशन भी देते हैं। ऑफ कोर्स डोनेशन भी देते हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी इनकम्स होती है जो हम धीरे 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 पढ़ेंगे। यहाँ पे जो लिखी हुई है उनको धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छा ठीक है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सरप्लस होता है, जैसे हमने बताया सरप्लस का मतलब क्या होता है, आगे बताऊंगा मैं आपको। सरप्लस का एक तरीके से मतलब है कि अगर कोई एनपीओ बिजनेस कर रहा है, हाँ, और बिजनेस करने से प्रॉफिट हुआ, तो भाई उस प्रॉफिट को हम यहाँ पे सरप्लस बोलते हैं। वो सरप्लस जो है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, नहीं, मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है सर, वो यूज होता है सर्विंग द पर्पस। इतनी बात समझ में आती है। हाँ, अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अकाउंटिंग पे आओ सर, ये सब बातें छोड़ो, अच्छा ठीक है सर। अगर अकाउंटिंग की बात करते हैं तो देखो ध्यान से सुनो, बात इतनी सी है कि अकाउंटिंग करने के पहले तो ये समझो क्यों करनी है सर, एनपीओ है तो, ये तो बिजनेस भी नहीं है सर, क्यों करनी है अकाउंटिंग। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अकाउंटिंग इसलिए करनी है दोस्त, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, डोनेशन आ रहे हैं, है ना, मेंबर्स भी पैसे दे रहे हैं, तो ये काफ़ी सारा पैसा जो आपके पास आ रहा है उसका सही यूज़ होना चाहिए। पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, इसका हिसाब किताब होना चाहिए। तो भाई जहाँ पे पैसों की बात आ जाए वहाँ पे अकाउंटिंग करना तो ज़रूरी है ना दोस्त, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अकाउंटिंग आपको करनी होती है, जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग होती है, जर्नल लेजर ये सब होता है, हाँ। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, समरी जो बनती है वो कैसे बनती है, यहाँ पे एक तो बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है अभी समझेंगे। दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। मजे की बात क्या है, ये तीनों ही आपने पहले बना रखे हैं। क्या बात कर रहे हो, पहली बार सुन रहा हूं मैं, अरे बना रखे आपने। अगर हम बात करते हैं किसकी सर, आ जाओ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं है, जो आप कैश बुक बनाते हो, कैश अकाउंट बनाते हो। अब कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या होता है दोस्त, उसमें आप डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो। कैश बुक या कैश अकाउंट में क्या होता है, आपके पास पैसा आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, मान लो ये कैश अकाउंट है या कैश बुक है, कुछ भी मान लो, हाँ, ये उसका डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड। पैसा आता है तो डेबिट साइड रिसीट, पैसा जाता है खर्च होता है तो क्रेडिट साइड, हाँ जी बिल्कुल राइट। अब वो डेट वाइज है कि पैसा आ रहा है, रिकॉर्ड किया, हाँ सर। रिसीट एंड पेमेंट उसकी समरी है, क्या है सर, समरी ऑफ द कैश बुक, हाँ जी बिल्कुल, प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसे ही मैं जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर ही बनाता हूँ, हाँ जी बिल्कुल। तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या बन रही है, समरी बन रही है। क्यों, क्योंकि मुझे ये देखना है कि डोनेशन अगर आई तो पूरे साल में डोनेशन कितनी आई, सब्सक्रिप्शन अगर आया है, मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन दिया तो टोटल कितना आया, खर्च हुआ है तो टोटल सैलरी कितनी दी है। बात समझ रहे हो। तो जब मुझे क्या चाहिए, मुझे बस टोटल अमाउंट चाहिए कि टोटल इस हेड का पैसा कितना आया, डोनेशन कितना आया है, ये खर्चा कितना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना हुआ, एंट्रेंस फीस कितनी है, ये सब मुझे टोटल अमाउंट चाहिए, उसको बोलेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सच बता रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा, हाँ जी बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। देखो आपको बेसिकली मैंने देखो यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा हुआ, बहुत सही चीज़ लिखी हुई है कि जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ इस ईयर में, इस साल में जो पैसा आया वो रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड करना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। कैश में हो या बैंक में हो, ऑफ कोर्स सर कैश और बैंक दोनों का ही रिकॉर्ड होता है, हाँ जी बिल्कुल। रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का, अब यहाँ पे बात आती है रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर की, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, किसी का भी हो, इस अकाउंट में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी पैसा हो उस पैसे से ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई तेरी फितरत क्या है, मतलब क्या बोलते हैं उसको कि भाई तू किस नेचर का है, तू पिछले साल वाला है, तू अगले साल वाला है, तू रेवेन्यू वाला है, तू कैपिटल वाला है, नहीं, वो बस पैसा है, हाँ जी बिल्कुल। और पैसा है तो रिकॉर्ड कर लेंगे, राइट। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे सर, एनपीओ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि रेवेन्यू और कैपिटल का मतलब क्या है, क्या समझाने वाला हूँ, रेवेन्यू और कैपिटल का मतलब क्या है। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ, है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और फिर हम रिसीट्स की बात भी करेंगे, यस, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे एमसीक्यूज आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। देखो सर, अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, और कौन से एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की और कैपिटल एक्सपेंडिचर की, हाँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनो सर। दोनों में जो डिफरेंस है, पहली बात तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। आप खर्चा क्यों करते हो भाई, क्योंकि मजे आने वाले हैं ना भाई। आप पैसे कहाँ खर्च करते हो, जिसके बदले कुछ मजे मिलेंगे, मतलब बेनिफिट मिलेगा, हाँ जी बिल्कुल। तो अगर हम बात करेंगे बेनिफिट की, तो बेनिफिट अगर विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाता है,
सर क्या हो जाता है, विद इन 1 ईयर अगर वो एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपको बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिलने वाला है। मेन डिस्टिंक्शन इसी टाइप से होती है। सर एग्जांपल ऑफ कोर्स दूंगा भाई, एग्जांपल देखो ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, यस सर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ बहुत सारे एग्जांपल, जैसे सैलरी हो गया, हाँ जी, आपने सैलरी दिया, 1 महीना काम हुआ, गायब। सर रेंट हो गया, हाँ जी बिल्कुल, क्या हो गया, रेंट हो गया, हाँ जी बिल्कुल, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिससे बेनिफिट क्या होता है, 1 साल के अंदर खत्म। डेप्रीसिएशन आपका, भाई डेप्रीसिएशन होता ही 1 साल का है, राइट। क्या आप पूरे साल का क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हो, एब्सोल्युटली यस। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, ये सब क्या है आपके आपके जो नॉर्मल नेचर के और जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है। ये बात समझ में आती है। सर मोर देन 1 ईयर मतलब जब आप कोई एसेट्स परचेज कर रहे हो, मशीनरी हो गई, अब अगर आपने मशीनरी परचेज करी है तो भाई उसका बेनिफिट तो मिलेगा लंबा, हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद फर्नीचर आपने परचेज किया, ये सब चीजें, इन सबको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, ये सर सिंपल सी बात है, करेक्ट है इतनी बात। अच्छा सर अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन पे, दैट इज रिसीट्स। मतलब जो पैसा आपको मिल रहा है, ये तो पैसा खर्च हो रहा है, हाँ, रिसीट्स का मतलब जो पैसा आपको मिल रहा है, अच्छा ठीक है, उसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं रेवेन्यू और कैपिटल में। ये बेटा आपने 11th-12th में पढ़ा होना चाहिए था, आपने पढ़ा नहीं है, मुझे पता है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। रिसीट्स, रेवेन्यू और कैपिटल, हाँ जी सर। अब इनमें मेन डिस्टिंक्शन क्या है, देखो सबसे पहले अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल रिसीट्स नॉर्मली नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब क्या होता है कि रेगुलरली नहीं हो रहे हैं, वो पैसा आपको रेगुलरली नहीं मिल रहा है। अच्छा दूसरा, कैपिटल रिसीट समझ जाओ, रेवेन्यू ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सर ये पैसा वो है जिससे या तो आपका जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, क्या होते हैं नॉन करंट एसेट्स, या तो वो कम हो जाते हैं, अच्छा ठीक है, या आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। सर आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है और में, अच्छा ठीक है सर। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहला, अगर आपने अपना एसेट बेचा, पैसे मिले, मशीनरी बेच के पैसे मिले, क्या है, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट यस सर, एक तो नॉन रिकरिंग भी है, हाँ, और आपका एसेट कम हो रहा है। सर मुझे बताओ, आपने कहीं से लोन लिया, क्या लिया, लोन लिया, तो भाई अगर कहीं से लोन लोगे तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, बिल्कुल, और नॉन रिकरिंग है ना, ऑफ कोर्स नॉन रिकरिंग है। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी कैपिटल रिसीट्स होती है, हाँ जी बिल्कुल, राइट। अगर आपको किसी ने पैसे दिए हैं, राइट, क्या दिए हैं, जैसे हम बात करेंगे डोनेशन की, हाँ, लेकिन उस डोनेशन पे कुछ कंडीशंस अटैच हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो पैसा आया लेकिन साथ में अपनी लाइबिलिटी लेकर आया, वो पैसा आपका नहीं है। किसी ने आपको पैसे दिए कि ये काम करके आओ, तो क्या वो पैसा आपका है, आपको आपकी मम्मी देती है मान लो 100 रुपए, हाँ जाओ बेटा सब्जी लेकर आओ, क्या वो 100 रुपए आपके हैं, नहीं, वो आपकी लाइबिलिटी है क्योंकि आपको सामान लेके आना, हाँ बिल्कुल। ऐसे ही एनपीओ को पैसा मिला और क्या बोला गया, सुनो एक मैच करवा दो, एक टूर्नामेंट करवा दो, सर ये बिल्डिंग बनवा दो, हाँ, वो लाइबिलिटी होती है। अगेन क्या हो जाएगा, ये आपका कैपिटल रिसीट में आएगा। आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन इतनी बात समझो पहले, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स जो सर नॉर्मली एक तो रिकरिंग होती है, नॉर्मली रिकरिंग होती है, ऐसे नहीं, देखो एक चीज पे आपको कभी डिस्टिंक्शन नहीं करना है कि आप यही जिद लेकर बैठ गए कि ये तो रिकरिंग नहीं है, ये तो नॉन रिकरिंग है, ये रेवेन्यू नहीं हो सकता। बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, राइट। मेनली मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं कि पहले ये चेक करो कि क्या वो कैपिटल रिसीट है। अगर वो कैपिटल रिसीट है तो ठीक है, अगर वो कैपिटल रिसीट नहीं है तो मान लो रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट बहुत सारी हो सकती है, उसके लिए कोई लिस्ट नहीं है अदर देन कैपिटल रिसीट। ये सर कैपिटल रिसीट्स, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, इसको हम ऑफकोर्स पढ़ेंगे बिल्कुल। आई होप आपको बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा, राइट। जैसे हम नॉर्मली गुड्स की सेल करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी और चीजें हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। देखो तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑफकोर्स क्योंकि ये आपका एसेट है, दिस इज योर एसेट, तो डेबिट साइड में मतलब पैसा आएगा। जब भी पैसा आएगा, रिसीट डेबिट साइड, पैसा जाएगा, एसेट कम होगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस किसके, जो आपके पास कैश है, जो आपके पास बैंक में बैलेंस है, दोनों ही यहीं पे रिकॉर्ड होते हैं, हाँ सर। डेबिट में आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आपको पता ही है, हाँ जी पता ही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सर ओपनिंग बैलेंस आपने क्रेडिट साइड पे भी लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि आपको पता है जो बैंक बैलेंस होता है, हाँ सर ये डेबिट भी हो सकता है और ये क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि आपके बैंक में पैसे हैं, एसेट, आपके बैंक में जो पैसे हैं वो क्या होते हैं, एसेट होते हैं। लेकिन अगर मान लो बैंक में पैसे नहीं थे फिर भी खर्च कर दिए, सर ऐसे कैसे हो गया, बैंक आपको शॉर्ट टर्म लोन देता है। जो एनपीओस हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको क्या मिलता है सर, शॉर्ट टर्म लोन मिलता है, हाँ जी बिल्कुल, इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो ये तो आपकी लाइबिलिटी होगी ना, अरे बैंक ने आपको पैसे दिए हैं, आपको वापस लौटाने हैं, लाइबिलिटी, तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा,
राइट। देखो आपको पता है कैश जो है उसका तो हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा। क्यों सर? अरे जितना जेब में है उतना ही खर्च करोगे ना यार सर जेब में 100 रुपए पड़ा है, क्या 150 रुपए खर्च कर सकते क्या? नहीं, तो उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि पैसा आया किसी भी नेचर का हो, बेशक वो रेवेन्यू रिसीट्स हो। अभी ये रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद बेशक ये कैपिटल रिसीट्स हो। हाँ जी, देखो देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन मेंबर्स। देखो सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है डिटेल में पढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शन की अलग से क्लास आएगी, लेकिन क्या मतलब होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो रेगुलरली कुछ पैसा एनपीओ में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि देखो एनपीओ की मेन इनकम क्या है, जैसे मैंने बोला सब्सक्रिप्शन, डोनेशन। अरे अब डोनेशन आ रहा है नहीं आ रहा वो तो बाहर वालों पे डिपेंड करता है ना। अगर डोनेशन नहीं आया तो एनपीओ बंद कर देगा? नहीं। इसीलिए मेंबर्स को सर रेगुलरली कुछ कंट्रीब्यूट करना जरूरी होता है, ऑफ कोर्स जरूरी होता है। इसीलिए क्या है वो, एक तो रेवेन्यू रिसीट है। क्यों? रिकरिंग नेचर की है। हाँ, क्या आपकी कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, एसेट कम हो रहा है? नहीं, इसलिए क्या है वो रेवेन्यू रिसीट्स है। अच्छा ठीक है। जनरल डोनेशन क्या होती है अभी हम देखो पढ़ेंगे इसको, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, बेसिक मीनिंग समझो। आपको पैसा मिला, हाँ आप मंदिर जाते हो, मंदिर की जो दान पेटी होती है, मंदिर गुरुद्वारे चर्च कहीं भी आप मस्जिद जाते हो, हाँ सर वहाँ पे जो क्या होता है डोनेशन बॉक्स होता है, वहाँ पैसे डालते हो। यस सर, क्योंकि जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी एनपीओ है। क्या है सर? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही है, जो सोशल वेलफेयर कर रही है, राइट। आप आराम से वहाँ पे जाके जो भी आपको पूजा करनी है आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली बात क्या है, आप पैसे डालते हो। क्या आप वहां पे किसी को बोल के आते हो सुनो सुनो मैंने 100 रुपए डाले हैं, क्या आप इस 100 रुपए से व्हाइट वॉश कराओगे? क्या ये 100 रुपए से व्हाइट वॉश कराना, इस 100 रुपए से प्रसाद बांटना, ऐसे नहीं होता ना। नहीं, ऐसे नहीं होता। तो बेसिकली अगर आप डोनेशन दे रहे हो और उसके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो आप जो भी वो रिलीजियस प्लेस है वो जैसे चाहें उनको यूज कर सकते हैं, है ना, अपने पर्पस के लिए जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। हाँ तो सर वो क्या आपकी इनकम है। क्यों? कोई लाइबिलिटी थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि आपने पैसे दिए, कुछ बताया तो नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा, नहीं। अगर रिस्ट्रिक्शन लगा देते तो वो बन जाती लाइबिलिटी। कोई लाइबिलिटी है? नहीं सर। क्या रिकरिंग नेचर की हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। कोई एसेट कम हो रहा है? नहीं। तो क्या है? रेवेन्यू रिसीट है। बात समझ रहे हो? सेल ऑफ पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स मतलब जो न्यूज़पेपर्स वगैरह आप बेच देते हो, आपके पास न्यूज़पेपर पड़ा है आपने बेच दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, सर इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। लॉकर्स, जैसे आप जाते हो स्पोर्ट्स क्लब में, है ना, स्विमिंग करने जाते हो, तो वहां पे लॉकर्स होते हैं चेंज करने के लिए, उनका रेंट पे करना होता है, तो लॉकर का रेंट हो गया, बिल्कुल। मिसलेनियस रिसीप्ट, स्क्रैप आपने बेच दिया, ये सब कुछ क्या है सर? ये सब सिंपल सी बात है, आपका रेवेन्यू रिसीट्स है, नॉर्मल जो आपको पैसा मिल रहा है। कैपिटल रिसीट में क्या आ गया? देखो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? नॉन करंट एसेट। क्या कम हुआ? हाँ जी कम हुआ। क्या रिकरिंग होता है? काय को रिकरिंग होता है भाई, इन्वेस्टमेंट में डेली थोड़ी बेच रहा हूं, हाँ इन्वेस्टमेंट बेची आपने। स्पेसिफिक डोनेशन, एक क्या थी ऊपर, जनरल डोनेशन, ये क्या है? स्पेसिफिक डोनेशन। भाई आपने पैसा दिया और आपने क्या बोला, सुनो एक फ्लोर बनवाओ, अरे सुनो टूर्नामेंट करवाओ, अरे सुनो भंडारा करवाओ, हाँ ना। पैसे देते टाइम अगर आपने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। और इसी की हमें क्या पढ़नी होती है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे, एब्सोल्युटली पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, सबकी अलग अलग वीडियो आएगी, ठीक है। देन फिक्स्ड एसेट की सेल कर दी, सर लेगेसी क्या होती है? बाद में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको एक मीनिंग समझ में आ गया होगा, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं। देखो रिसीट एंड पेमेंट बनाते टाइम मुझे पता ही नहीं करना कि वो रेवेन्यू या कैपिटल है, मुझे बस क्या देखना है, पैसा आया क्या रिकॉर्ड कर लूँ, हाँ। अब पैसा गया, सर अगर आपने खर्चा किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आपके नॉर्मल एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट एक साल के अंदर खत्म हो जाता है, वेजेस, सैलरी, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सब आपको दिख रहा होगा क्या है, नॉर्मल खर्चे, हाँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट खरीदा, इन्वेस्टमेंट खरीदी, बुक्स, बेटा बुक्स को यहाँ पे एसेट ट्रीट किया जाता है ना भाई। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो तो वहां पे जो बुक्स है एक साल बाद फेंक थोड़ी देते हैं उसको, हाँ सालों सालों पुरानी बुक्स पढ़ी है, तो इसका मतलब वो क्या है, एसेट, नॉन करंट एसेट, लंबे टाइम तक चलने वाली, हाँ जिससे बेनिफिट आपको लंबे टाइम तक मिल रहा है, ये सर। और ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, सिंपल सी बात है, हाँ। सर रिसीट एंड पेमेंट से एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं? सबसे पहला, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या रिसीट एंड पेमेंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा, क्वेश्चन क्या आता है कि क्या रिसीट एंड पेमेंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा? आंसर है गलत। क्यों? क्योंकि भाई क्रेडिट भी शो कर सकता है इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट भी शो कर सकता है, यस। क्या रिसीट एंड पेमेंट सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को रिकॉर्ड करता है? गलत, दोनों ही आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। क्या रिसीट एंड पेमेंट करंट ईयर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है? नहीं सर। मतलब जैसे अगर आपको पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग वाला पैसा मिल रहा है, आउटस्टैंडिंग मतलब समझ गया ना, अकाउंट्स के बच्चे आप, हाँ सर पिछले साल का कुछ ड्यू था अब मिल रहा है, हाँ,
तो मुझे ये नहीं देखना कि वो पैसा करंट पीरियड का ही है। अगर आपको एडवांस भी मिल गया तो पैसा मिल गया, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, हाँ या ना सर। अगर आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस पे कर दिए यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये नहीं देखना कि करंट ईयर का, पिछले साल का, अगले साल करने, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी बिल्कुल सर। इसके बाद जो सेकंड आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मजे की बात क्या है, मजे की बात है सर, ये कुछ नहीं है, सेम चीज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। क्या बात कर रहे हो, हाँ हाँ सर, ये सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बस इसको नए कपड़े पहना दिए। सर क्यों पहना दिए, दिवाली, छोड़ो बेकार जोक, सॉरी, राइट सर। क्या है ये आपको क्या किया है, आपको बस नाम चेंज कर दिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हाँ जी बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्यों नाम चेंज करा है, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, क्या एनपीओ में आप प्रॉफिट कमा रहे हो सर, क्या प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है? नहीं, इंटेंशन ही नहीं है ना प्रॉफिट एंड लॉस की, नहीं। तो एनपीओ में प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज करना सही नहीं समझा उन्होंने। तो प्रॉफिट को बोल दिया सरप्लस, लॉस को बोल दिया डेफिशिट, राइट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि हम इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, राइट। देखो देखो, इट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर, देखो देखो, सेम मैनर एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस। नाउ सिंस एनपीओज आर नॉट फॉर्म टू अर्न प्रॉफिट, इसीलिए नेम चेंज कर दिया। बिल्कुल सर, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। रिसीट एंड पेमेंट जो हम प्रिपेयर कर रहे थे, ये प्रिपेयर होता है कैश बेसिस पे। किस पे प्रिपेयर होता है, कैश बेसिस पे। कैश आया, कैश बेसिस का मतलब कैश और बैंक दोनों की बात होती है, ठीक है। हाँ, ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये प्रिपेयर होता है एक्रूवल बेसिस पे, ध्यान रखना। और ये कोई नई बात नहीं है, आपको पहले से आप पढ़ते हुए आए हो 11th-12th में। एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि पैसा आया है या पैसा गया है, नहीं, क्या इस साल का एक्सपेंडिचर है, क्या इस साल का रिसीट है, हाँ, तो बस रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश का एक्सचेंज हुआ या नहीं हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यही करते थे। हाँ, अब ध्यान से मेरी बात सुनो सर, कौन सा एक्सपेंडिचर, कौन सी रिसीट, रेवेन्यू। क्योंकि आप जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हो वो एक साल का बनाते हो, कि इस साल आपको क्या हुआ। हाँ, और इस साल की जब मैं बात करता हूँ, जब सिर्फ करंट ईयर की बात करता हूँ, तो वहां पे बात आती है रेवेन्यू की। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता था, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिससे बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए मिल रहा है। कैपिटल रिसीट सर रिकरिंग नेचर की नहीं होती है वो, हाँ या ना, बिल्कुल सही, राइट। इसीलिए क्या बोला कि जब भी आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाओगे तो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर आइटम्स वहां पे रिकॉर्ड होंगे। हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, बिल्कुल सही। तो अगर आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, सरप्लस। और अगर आपका खर्चा ज्यादा हो गया, मतलब लॉस हो गया, डेफिशिट बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, डेफिशिट। ये छोटे छोटे पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्त, बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एवरीबॉडी ध्यान से देखो 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 डिफरेंसेस। हाँ देखो, रिसीट एंड पेमेंट जो है वो बनता है कैश बेसिस पे, ये बनता है एक्रूवल बेसिस पे, सही बात है सर। रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस होता है, मुझे बताओ रे, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वो बनता ही एक साल का है भाई। बैलेंस उसका होता है जो पिछले साल तक चलता हुआ आ रहा है, ऐसा होता क्या, नहीं सर, राइट। बैलेंस उसका होता है जो बैलेंस शीट में जाता है। हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट पीरियड का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर करंट पीरियड का, बिल्कुल। हम उसी साल का हिसाब किताब करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या बोलेंगे, सरप्लस या डेफिशिएट। सरप्लस मतलब फायदा, प्रॉफिट, डेफिशिएट मतलब लॉस, बिल्कुल सही, वो निकालेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। अब रिसीट एंड पेमेंट में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। वो देखता ही नहीं है कि रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर है, नहीं, वो रिकॉर्ड कर लेता है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, और लास्ट डिफरेंस क्या है कि रिसीट एंड पेमेंट में करंट पीरियड, प्रीवियस पीरियड, अगला पीरियड मतलब नेक्स्ट पीरियड, हाँ, ये तीनों रिकॉर्ड होते हैं। यस, इसमें सिर्फ करंट ईयर का ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। क्या बात समझ में आई, हाँ जी बिल्कुल। फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन कैसा होता है, देखो, कोई भी रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है सर, मतलब मान लो कोई भी ट्रांजेक्शन, मान लो जैसे आपने सैलरी पे करी, हाँ, आपको सब्सक्रिप्शन मिली, तो अगर आपको पैसा मिला तो सबसे पहले तो वो कहाँ जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट में, क्योंकि पैसा मिला ना। हाँ, और क्योंकि रेवेन्यू नेचर का है तो वो जाएगा फिर उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर में, बात तो सही है। सिमिलरली खर्चों की बात करते हैं या कैपिटल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। कैपिटल ट्रांजेक्शन मतलब एसेट खरीदा बेचा, लोन लिया, लोन वापिस करा, है ना, ये सब चीजें। हाँ, अब अगर आपका पैसा का एक्सचेंज हो रहा है तो पहले तो रिसीट एंड पेमेंट, यस, और फिर बैलेंस शीट। कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में, सिंपल सी बात है। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने जो आपको यहाँ पे समझाया, देखो सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हमने बात करी थी, हाँ करी तो थी सर, हाँ, तो ये इसका क्या होता है, ये इसका इफेक्ट आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस पे आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे आता है। और आपको पता है ना सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एसेट खरीदना, नॉन करंट एसेट्स वगैरह खरीदना, ये सब वो तो बैलेंस शीट में ही आती है। हाँ जी बिल्कुल। रिसीट सेम, जो आपकी रिकरिंग नेचर की है, जो कैपिटल रिसीट नहीं है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है ना।
और ये इनका इफेक्ट बैलेंस शीट में आता है। जैसे आपने लोन लिया सर, स्पेसिफिक डोनेशन, हाँ ये सब बैलेंस शीट में आता है। आगे आगे धीरे धीरे हम इसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। एब्सोल्युटली यस। क्या इतनी बातें आपको क्लियर होती है? आई होप इतनी बातें क्लियर है। काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए और काफी सारे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से बन भी जाते हैं, राइट। तो थ्योरी को इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना बेटा, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें मैंने आपको बताई है इनका ध्यान रखेंगे, हाँ जी इनका ध्यान रखेंगे। और अगली क्लास से सर हम शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे कि भाई सब्सक्रिप्शन क्या होती है, आपका डोनेशन क्या होती है, ये सब चीजें क्या होती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ मैं आपको आराम से, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा चैप्टर खत्म कब हो गया। बेटा एनपीओ अनफॉर्चुनेटली कोई भी ज्यादा ढंग से आपको पढ़ा नहीं रहा है, बहुत सारी वीडियोस मैंने देख ली है, राइट। आपको इतना कोई डिटेल में नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन चैप्टर आसान है, तो आप घबराओ मत, पढ़ेंगे आराम से और हो जाएगा, सच में हो जाएगा। एमसीक्यू जब मैं आपको करवाऊंगा प्रीवियस ईयर वाले जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, तो आपसे वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ राइट, मुझे बस 3 दिन का टाइम दे दो, मैक्सिमम 3 दिन का टाइम दे दो, मैं आपको पूरा चैप्टर भी करवा दूंगा और एमसीक्यूज भी करवा दूंगा। क्या करना है आपको, आपको जितना हो सके दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, राइट। कमेंट में बताओ कि हाँ सर जो बेसिक हमने पढ़ा है वो तो हमको समझ में आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया, नहीं, जो बेसिक्स हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ दिया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो उसके बाद आराम से धीरे धीरे करेंगे, मैंने अभी शुरू ही तो किया है, 1 महीने की बात है यार, अभी तो धीरे धीरे शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे रेगुलरली वीडियोस डालने की, बिल्कुल। और वो कैसे होगा, जब आपसे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, आप डालते रहो, कमेंट करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बहुत जल्दी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक ही वीडियो आ रही है, नहीं रे नहीं, मल्टीपल वीडियोस आती रहेंगी, आएंगी आधे घंटे की, है ना, आधे घंटे की आती रहेंगी। आप आराम से देखते रहो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम ग्रुप है, कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई कर दूंगा, एप्लीकेशन में मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ अगर आपको सीयूईटी का कोर्स ज्वाइन करना है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो हमारा कोर्स चल रहा है, सब कुछ वहाँ पे भी डिटेल में कवर हो रहा है, वहाँ पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो रही है। करना चाहो लाइव क्लासेस के लिए वो आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी यूट्यूब पे हम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।